फेक मैजिकल मनी ट्री। एक गांव में संजू और अंजू नाम के दो चोर पड़ोसी थे, लेकिन एक दूसरे की चोरी के बारे में एक दूसरे को पता भी नहीं था। सुबह दोनों बहुत इज्जत से रहते थे। रात होते ही दोनों अलग अलग रास्ते पर चोरी करने निकल पड़ते थे। वो किसी भी घर में जाए उन्हें वहां कुछ मिलता ही नहीं था। लाचार होकर संजू ने फेक मनी का व्यापार शुरू किया। एक दिन संजू को अपने घर पर एक ट्रॉली ऑटो में फेक मनी लाते हुए अंजू ने देख लिया। उस रात अंजू संजू के घर में चोरी करने के लिए निकल पड़ा। वो फेक मनी उठाने की कोशिश किया। अचानक संजू ने उसे पकड़ लिया। क्या रे, तू भी चोरी है? अब तक क्या नाटक किया रे? सीनियर चोर होते हुए भी मैं ही तुझे नहीं पहचान पाया। तुझे भी इस गांव में किसके पास पैसे और सोना है पता नहीं चल रहा? वो आप भी चोर है क्या? सॉरी बस, अनजाने में आपके घर में ही चोरी करने आ गया। हाँ बस, कौन अमीर है कौन गरीब कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाहर इतना स्टाइल मारने वाले लोगों के घर चोरी के लिए जाता हूँ, वहाँ देखूँ तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। इसलिए आपके घर में चोरी करने आया था, मुझे माफ कर दो बस। अरे पागल, अभी भी गलती कर दी तूने। इसको असली नोट समझ रहे हो क्या? ये सब फेक मनी है रे। लेकिन व्यापार भी आजकल ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। उस प्लान के लिए मुझे एक पार्टनर चाहिए। आज लकीली तुम मिल गए। चोरी करने के लिए आकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम दोनों मिलकर लोगों को लूटते हैं, ठीक है? हैं? वो कैसे बॉस? हम एक फेक मनी ट्री तैयार करेंगे। यहाँ 10 करोड़ का फेक मनी है। इससे हम अगर 5 करोड़ भी कमा लेंगे तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। वो कैसे करना है ये मैं बाद में बताऊंगा तुझे। अंजू ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वो दोनों ने मिलकर उस गांव के किनारे में एक बड़ा नकली पेड़ लगा लिया। वो पेड़ के नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाया। वो अंडरग्राउंड से पेड़ तक 2 पाइप लगा लिए। पूजा नाम की एक डबिंग आर्टिस्ट के साथ बात किए। वो गांव में एक चोर बाबा को भेजे। वो चोर बाबा गांव में सबको इकट्ठा किया। भाइयों, ये सोनापुर गांव ने कितने ही पुण्य किए हैं, इसलिए इस गांव के पास भगवान ने एक पैसों का पेड़ बनाया है। वो किसी एक का नहीं है, तुम सबका है। उस पेड़ को आप जितना पैसा अर्पण करोगे उसका डबल वो आपको देगा। लेकिन आप लोग उस पेड़ से आए हुए पैसों को बहुत ध्यान से रखना। कम से कम 2 महीनों तक उनको खर्च नहीं कर सकते। लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। उसी दिन सारे लोग उस पेड़ के आगे लाइन में खड़ गए। डबिंग आर्टिस्ट पूजा पेड़ के अंदर से, भक्तों कुछ टेंशन मत लीजिए, लड़ना मत। आपके लाए हुए पैसे नीचे रखकर मेरे आगे नमस्कार कीजिए। मैं तुम्हें उनका डबल करके तुम्हें पैसे दूंगी। एक आदमी आकर 2 लाख उस पेड़ के नीचे रखा। अंडरग्राउंड से संजू अंजू वो सुरंग में से फेक मनी पेड़ तक पहुंचाने लगे। वो नोट सारे पेड़ के ऊपर उगने लगे। 2 लाख रखने वाला खुशी से पेड़ पर चढ़कर वो पैसे निकालने लगा। ऐसे ही रोज लोग वहां पर पेड़ के नीचे पैसे डालने लगे। नीचे से संजू अंजू पाइप से पैसे भेजते रहे। वो पैसे पेड़ पर उगने लगे।
रोज शाम को सब जाने के बाद संजू अंजू ऊपर आकर असली पैसे ले लेते थे। चोर बाबा को पूजा को कुछ पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस गांव का एसआई धीरज उस पेड़ के पास आया। पेड़ देवी, मेरे पास 10 करोड़ है, तेरे चरणों में रख रहा हूँ, मुझे 20 करोड़ दे दो देवी। ये सुनकर अंडरग्राउंड में मौजूद संजू अंजू घबराने लगे। बॉस, हमारे पास इतना फेक मनी नहीं है ना, अब क्या करें? पेड़ के अंदर से पूजा, रे जल्दी पैसे भेजो वरना पकड़े जाएंगे, क्यों चिल्लाई। जल्दी से धीरज अंडरग्राउंड में चले गया। संजू अंजू को पकड़ लिया, दोनों को जेल में डाल दिया। अगले दिन धीरज लोगों से, देखो, अंधविश्वास करने के लिए तुम लोगों को भी सबक मिलना ही था, इसलिए मैं उन चोरों से रिकवर किए हुए पैसों को सरकार के हवाले करने वाला हूँ। वो स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा गरीबों तक पहुँचेगा। अब से आप लोग लालची नहीं होंगे, ऐसा आशा करता हूँ। सबको मेरा प्रणाम। वो सुनकर लोग चौंक गए। अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस। एक गांव में गंगादास नाम का एक धोबी रहता था। एक दिन गंगादास अपने गधे पर कपड़े लादकर जंगल की ओर जा रहा था। गंगादास को एक जगह पर एक आदमी जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। गंगादास उसके पास गया। भाई साहब, आप हैं कौन? क्या हुआ? चलिए मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। सवेरे से मैं ऐसा ही पड़ा हूँ, पर किसी ने मेरी परवाह नहीं की। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये लो, ये छोटा सा बक्सा तुम अपने पास रखो। कहकर गंगादास को उसने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा दिया और वो व्यक्ति वहीं मर गया। गंगादास ने वहीं जंगल में उस व्यक्ति को गाड़कर अपने घर चला गया। ये सब गंगादास के पड़ोसी दीना नाम के नाई ने देखा। दीनानाथ गंगादास से हमेशा जलता रहता था। दीनानाथ गांव के मुखिया लक्ष्मीकांत के पास गया। जो कुछ हुआ सब बताया। पता नहीं उस लकड़ी के बक्से में हीरे हैं या जवाहरात, उसने आपको नहीं सौंपा, अपने घर में रखा है। आप तुरंत उस गंगादास को सजा दीजिए। यूं दोनों दीनानाथ और लक्ष्मीकांत गंगादास के घर गए। मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो जो व्यक्ति मर गया था उसके बक्से में क्या था, तुमने वो मुझे क्यों नहीं सौंपा? अपने घर में छुपा कर रखा है। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, लेकिन इतने में अंधेरा हो गया। वैसे उस बक्से में क्या है ये मैंने भी नहीं देखा। ये लीजिए, यही है वो बक्सा। कहकर उसने लक्ष्मीकांत को वो लकड़ी का बक्सा सौंपा। लक्ष्मीकांत ने उस बक्से को खोला। उसमें एक छोटा सा दिया और एक ताम्रपत्र था। उस पत्ते में कुछ लिखा हुआ था। उस गांव में लक्ष्मीकांत एकमात्र पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने उस पत्र को ऊपर नीचे घुमाकर देखा, लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि उसमें क्या लिखा था। लक्ष्मीकांत को बहुत गुस्सा आया कि उस पत्र की वजह से उसकी नींद खराब हो गई। अब इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मेरा नींद खराब किया। इसकी सजा के रूप में मैं तुम्हारे इस गधे को लेकर जा रहा हूँ। कहकर वो गंगादास के गधे को लेकर वहाँ से चला गया। गंगादास अपनी पत्नी सुगुना से, भाई लानत है, आजकल इंसानियत की कोई कदर ही नहीं। रास्ते में पड़े व्यक्ति की मदद करने गया तो अब मेरा गधा ही चला गया। कल से सब कपड़े मुझे ही धोने होंगे। सब उस पत्र की वजह से है। इसे उठाकर चूल्हे में डाल दो। पर इसमें तो कुछ लिखा हुआ है, बिना जाने कि क्या लिखा है इसे क्यों फेंक दे? अरे लक्ष्मीकांत जी को भी नहीं पता चला कि उसमें क्या लिखा है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है? अपने गांव के मंदिर के पुजारी खूब पढ़े लिखे हैं, उनसे जाकर पूछिए कि इसमें क्या लिखा है। अगले दिन गंगादास ने मंदिर के पुजारी को जाकर सब कुछ बताया और उस पत्र को दिखाते हुए, पंडित जी जरा पढ़कर बताइए तो कि इसमें क्या लिखा है।
पुजारी ने उसे पढ़ा। इसमें एक मंत्र लिखा हुआ है। लिखा है कि अगर इस मंत्र को तुम पढ़ोगे जमीन के अंदर से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन इस मंत्र को एक खास दिए की रोशनी में ही पढ़ना होगा। वो दिया तो हमारे घर में ही है पंडित जी। उस रात को दोनों गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे मिले। गंगादास ने उस लकड़ी के बक्से में जो दिया था उसे जलाया। पंडित जी ने उस पत्र में जो मंत्र लिखा था उस दिए की रोशनी में पढ़ने लगा। तभी अचानक पेड़ के नीचे जमीन दो हिस्सों में बट गया। दिए की रोशनी में उन्हें सीढ़ियां दिखाई दी। दोनों सीढ़ी उतरकर नीचे गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर अपार धन था। महंगी गाड़ियां थीं, सब सामान वहां पर पैसों से बने हुए थे। गंगादास और पंडित जी दोनों हैरान रह गए। वे दोनों जितना उठा सकते थे उतने पैसों को बोरियों में बांधने लगे। जैसे ये बोरियों में पैसे बांधने लगे तो उनके पीछे पैसों का ढेर लगने लगा। वो जितना ढो सकते थे उतना पैसे लेकर वो बाहर आए। गंगादास के दिया बुझाते ही जमीन फिर से बंद हो गई। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये सब गंगादास का पीछा करते हुए दीनानाथ ने देख लिया। वो लक्ष्मीकांत के पास गया और जो कुछ हुआ सब बताया। सरपंच जी, मैं नहीं जानता कि उन बोरियों में क्या थी। वो तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत ने गंगादास और पुजारी को बुला भेजा। अरे तुम दोनों चुपचाप बता दो कि अपने अपने बोरियों में तुम क्या लेकर गए। तब गंगादास ने जो कुछ हुआ सब बताया। उस रात को वे चारों फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे मिले। गंगादास ने दिया जलाया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा। पेड़ के नीचे जमीन फिर से खुली। दीनानाथ और लक्ष्मीकांत जमीन के अंदर गए। पुजारी उन्हें दिया देते हुए, जब तक ये दिया जलेगा जमीन खुली रहेगी। दिया में तेल खत्म होने से पहले दोनों ऊपर आ जाइएगा। लक्ष्मीकांत और दीनानाथ ने जब पैसे देखे तो उनका दिमाग खराब हो गया। वो अपने साथ लाए हुए बोरियों में पैसे भरने लगे। ये लोग पैसे भर रहे थे कि वहां उनके पीछे पैसों का ढेर लग रहा था। लेकिन इनकी लालच खत्म नहीं हुई। उनको वक्त का पता ही नहीं चला। तेल खत्म होने पर दिया बुझ गई। फिर से जमीन बंद हो गई। पंडित जी, लालच के कारण ये दोनों जमीन में ही गड़े रह गए। हम दोनों को तुरंत यहाँ से चले जाना होगा। ये बात किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मैं उस पत्र को आग में डाल देता हूँ, वरना ना जाने और क्या क्या अनर्थ होगा। यूं गंगादास और पुजारी बहुत धनवान हो गए। आज तक दीनानाथ और लक्ष्मीकांत के बारे में गांव वालों को कुछ भी पता नहीं चला। मनी ट्रक। एक गांव में गंगेश नाम का एक सरकारी वाटर टैंक ड्राइवर हुआ करता था। गंगेश उस गांव के औरतों को आधा टैंक जितना ही पानी देता था। बाकी का आधा होटल वालों को बेच देता था। एक दिन अमरीश नाम का चोरों का नायक गंगेश से मिला। रे गंगेश, बहुत दिनों से तुझ पर गौर कर रहा हूँ। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये बात मुझे समझ आ गई। इसलिए तुम हमसे हाथ मिला लोगे तो बहुत जल्द लखपति बन जाओगे। क्या कहते हो? गंगेश खुशी से।
मैं कब से ऐसे ही किसी अवकाश का इंतजार कर रहा था सर। ये पानी बेचते बेचते पीर का खर्चा भी नहीं निकलता, क्या करूं बताइए सर। हमारे डेन में चुराए हुए पैसे बहुत हैं। उन पैसों को बगल वाले गांव के बॉर्डर तक पहुंचाना होगा। वहां से हमारे लोग उन पैसों को कलकत्ता तक लेकर जाएंगे। तुम्हारा गवर्नमेंट वाटर टैंक है, इसलिए चेक पोस्ट पर पुलिस वाले तुम पर बिल्कुल शक नहीं करेंगे। ऐसे करोगे तो तुम्हें हर बार पैसों को सरफरा करने के बदले 5% कमीशन दूंगा। बस इतना ही? वो तो मेरे लिए बहुत आसान काम है सर, लेकिन बात ये है जब तक मैं पूरा पैसा ट्रांसफर ना करूं तब तक मैं इस गांव में पानी नहीं दे सकता, क्योंकि वाटर टैंकर खाली रहा तो पुलिस वालों को शक हो सकता है ना। अरे जितना मैंने सोचा तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। कल ही काम शुरू करो। अगले दिन गंगेश गांव वालों को बिना पानी दिए डायरेक्ट अमरीश के डेन पर गया। चोर पैसों के बंडल को एक प्लास्टिक में डालकर उस वाटर टैंक में डालते गए। गंगेश उस टैंकर ट्रक को लेकर गया। वो गांव के किनारे चेक पोस्ट के पास पहुंचा। एसआई अमरनाथ लाठी से वाटर टैंक को मारकर देखा। गंगेश को नीचे उतरवाकर, क्यों रे, तुम्हें तो पानी इस गांव में सप्लाई करना था ना, फुल टैंक लेकर गांव क्यों पार कर रहे हो? सर पड़ोसी गांव में बहुत ज्यादा पानी की तंगी है, सुना है, इसलिए कुछ दिन उस गांव में पानी सप्लाई करने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है सर, इसलिए लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। गंगेश फिर चले गया। उस ट्रक को बॉर्डर के पास पहुंचाया। वहां कुछ लोग टैंकर से पैसे निकाले। गंगेश पुलिस को शक ना हो इसीलिए उस टैंकर से सारा पानी बाहर ही फेंक दिया। इस तरह गंगेश 2 दिन में एक बार उस वाटर टैंकर को लेकर चेक पोस्ट के पास आता था। अमरनाथ लाठी से टैंक को चेक करके गाड़ी को जाने देता था। एक दिन गंगेश अमरीश के डेन से टैंकर में पैसे लोड कर रहा था। वो टैंकर लेकर जा ही रहा था। इतने में म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर श्याम उसके ट्रक को रोका। क्यों रे, 10 दिन से तुम इस गांव में वाटर सप्लाई नहीं किए सुना है? सारे औरतें मेरे ऑफिस आकर कंप्लेंट किए। कर क्या रहे हो पानी का? कहीं बेच रहे हो क्या? छी, वैसे काम मैं नहीं कर सकता हूँ सर। 10 दिन मेरे बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, रोज उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ सर। आज ही ड्यूटी पर आया हूँ। ठीक है, तुरंत जाकर बस्ती वालों को पानी दो। एक बूंद भी टैंकर में बचा तो तुम पर पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, ध्यान रहे। गंगेश घबराकर बस्ती के पास उस टैंकर को लेकर आया। सारी औरतें घड़ों में पानी भरने लगी। टैंकर पूरा खाली हो गया। फिर गंगेश उस ट्रक को लेकर चेक पोस्ट के पास गया। अमरनाथ हमेशा की तरह उस टैंकर को लाठी से मारा। उसमें से खाली टैंकर की आवाज आई। तुरंत गंगेश को नीचे उतरवाकर, क्यों रे, तुम पड़ोसी गांव में पानी सप्लाई करने जाने वाले थे ना, तो आज खाली टैंकर क्यों लेकर जा रहे हो रे? गंगेश घबराकर, वो सर, रास्ते पर पानी लीक हो गया लगता है, टैंक खाली हो गया सर। अरे जब तक आपने कहा नहीं मैंने गौर ही नहीं किया। अमरनाथ कांस्टेबल से, तुम जाकर वेल्डिंग मशीन लेकर आओ। गंगेश घबराया। कांस्टेबल वेल्डिंग मशीन लाकर उस टैंकर पर बड़ा सा छेद किया। उसमें से पैसों के बंडल बाहर गिरे। कांस्टेबल उन पैसों को बाहर निकाला। अमरनाथ गंगेश को खूब मारा। क्यों रे, पुलिस वालों को क्या समझा है रे? मैं चोर को यूं ही पहचान लेता हूँ, कहकर फिर से मारा। अमरनाथ फिर गंगेश को, अमरीश के गैंग को जेल में डाल दिया। रोड रोलर मनी थीफ।
एक गांव में गुहन नाम का एक चोर रहता था। एक दिन उसने चोरों की टोली को एक जगह जमा किया और उनसे, माय डियर थीफ ब्रदर्स, आप सबके लिए एक खुशखबरी है। आज से हमें मेहनत करके चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तब कांचा नाम का एक चोर, ये क्या कह रहे हैं बॉस? अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? दीवार कूदना और दीवारों पर छेद बनाने के अलावा हम तो कोई और काम जानते ही नहीं। तब गुहन, हाँ, दीवार कूदकर टांग तुड़वाने के बजाय आराम से पैर पे पैर धरे बैठे पैसे कमाने का रास्ता ढूंढा है मैंने। पड़ोसी गांव में हम एक बैंक खोलते हैं। मैं उस बैंक का मैनेजर और तुम कैशियर, और ये सब बाकी लोग स्टाफ होंगे वहाँ पर, समझे? ये सुनकर सब खुश हुए। कुछ ही दिनों में उन्होंने पड़ोसी गांव में एक घर किराए पर लिया और वहाँ पर उन्होंने एक ग्रामीण बैंक खोला। गुहन ने गांव वालों को बैंक के पास जमा किया और, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पीपुल्स फंड ग्रामीण बैंक कोई ऐसा वैसा बैंक नहीं है। हमने इसे लाभ के लिए नहीं रखा है। हम चाहते हैं कि लोगों में पैसे बचाने की आदत पड़े और पैसों को हिफाजत से रखने की भी आदत पड़े, इसीलिए हमने ये बैंक खोला है। अगर आप लोगों ने इस बैंक में 10,000 रुपए से ज्यादा जमा किया तो आपको गैस सिलेंडर मुफ्त में ही भर कर देंगे, और 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने वाले को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल मुफ्त में देंगे। इतना ही नहीं, 5 ही मिनटों में मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ आपको लोन दिया जाएगा। बस लोग अकाउंट ओपन करने के लिए लाइन लगाने लगे। कैश काउंटर पर बैठा कांचा लोगों से पैसे लेने लगा और उन्हें पासबुक देने लगा। इस तरह उनके पास लाखों रुपए जमा हो गए। एक दिन एक व्यक्ति गुहन के पास आया और, सर, खेती बाड़ी के लिए मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। गुहन, ये कौन सी बड़ी बात? आप एक काम करो, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट सब ले आओ, साथ साथ जमीन के कागजात भी। और इतना ही नहीं, और 20 लोगों के श्योरिटी के लिए उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनका पासपोर्ट, उनके जमीन के कागजात सब लाकर दोगे तो आपको तुरंत लोन दे देंगे। वो हैरान होकर, पर ये क्या सर, आप तो कह रहे थे कि 5 मिनट में इजी लोन मिल जाएगा। गुहन, यही तो कह रहा हूँ, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ले आए तो 5 मिनट क्या, सिर्फ 3 मिनट में तुम्हारे हाथों में 1 लाख रुपए होंगे। तब वो आदमी, बस बस रहने दो, मैं लोन ऐप में उधार ले लूंगा, वो कोई कागज नहीं मांगते। गुहन, हाँ हाँ ले लेना, तुम्हारे लिए वही सही है। एक तो 3 गुना पैसे लेंगे तुमसे और फेसबुक व्हाट्सएप में तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारे लिए वही ठीक है। एक दिन गुहन ने एक रोड रोलर मंगवाया। कांचा, अरे बॉस, ये किस लिए मंगाया? गुहन, ये क्या पूछ रहे हो? जो पैसे अपने बैंक में हैं, उसे अपने अड्डे तक पहुंचाना है ना। कार में या ट्रक में पैसे ले गए तो पुलिस के हाथ लग सकते हैं, इसीलिए मैंने ये रोड रोलर मंगवाया है। गुहन ने उस रोड रोलर के अगले पहिए को वेल्डिंग करके खुलवाया। फिर उस अगले पहिए के अंदर उसने सारे पैसे रख दिए। बाद में उस पहिए को फिर से वेल्डिंग करके बंद कर दिया। फिर गुहन बाकी चोरों से, ध्यान से सुनो, मैं ये रोड रोलर लेके आगे आगे चलता हूँ, तुम सब बाद में बैंक बंद करके गाड़ियों में आ जाना। गुहन उस रोड रोलर में जाने लगा। वो धीरे धीरे जाने लगी। एक चेक पोस्ट के पास पुलिस ने रोड रोलर को रोका। गुहन ने रोड रोलर को रोका और उतरकर, क्या सर, इस रोड रोलर में तलाशी लेने के लिए क्या होगा बताइए? पड़ोसी गांव में सड़क बनाने के लिए इसे ले जा रहा हूं सर। एसआई चतुर, क्यों भाई, बिना पूछे ही सारे सवालों का जवाब टकाटक दे रहे हो? मैंने तुम्हें तलाशी लेने के लिए नहीं रोका। मेरे घर के पास सड़क पर एक गड्ढा है, मैं तुम्हें उसे भरने के लिए कह रहा था, पर न जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे शक हो रहा है। कांस्टेबल्स, इस रोड रोलर के अगले पहिए को खोल कर देखो। ये सुनकर गुहन परेशान हो गया। पुलिस ने उस रोड रोलर के अगले पहिए को खोला। इंस्पेक्टर चतुर ने एक बहुत बड़े आरे से बीच में से उसे काटा। बस उसके अंदर से रुपयों के बंडल बाहर निकलने लगे। ये देखकर पुलिस हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत गुहन और बाकी चोरों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया। जिन गांव वालों ने बैंक में पैसे जमा किए थे, एसआई चतुर ने उनके पैसे उन्हें लौटा दिए।
देखा आप लोगों ने, ये ठगने वाले किस किस भेष में आते हैं। आप लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए, वरना ऐसे झूठे बैंक वाले आकर आपको लूट कर चले जाएंगे। आप समझे ना। अंडरग्राउंड थीफ हाउस। एक गांव में डॉन बॉस्को नाम का एक डॉन रहता था। वो अपने आदमियों से स्मगलिंग, चोरी वगैरह कराकर खूब पैसे कमाता था। वो उन पैसों को अपने अड्डे में एक कमरे में छिपा कर रखता था। महीना बीतने के बाद उसके आदमी बड़े आस लगाकर तनख्वाह की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे धंधा ही एकदम मंदा है। अरे जो पैसे कमा कर लाते हो वो तो नेताओं को और पुलिस वालों को खिलाने में ही चला जाता है। वैसे तुम लोगों को तनख्वाह की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारे घर हर महीने राशन भेजता तो हूँ, तुम्हारे बिजली के बिल, पानी का बिल, सब कुछ तो मैं भरता हूँ। लेकिन बॉस, और भी तो खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं? सिगरेट और दारू। ऐसे नशे के मैं एकदम सख्त खिलाफ हूँ, समझे। सब गुस्से से जलते थे। ये सब डॉन बॉस्को देख रहा था। डॉन बॉस्को उस गांव में डांगे नाम के एक बड़े आदमी की तरह घूमता था। सब गांव वाले उसकी काफी इज्जत करते थे। एक दिन सीआई रविचंद्रन डॉन बॉस्को के पास आया। क्यों भाई डॉन बॉस्को? सुनो, मेरा नाम डांगे बाबू है। ये तुमने क्या डॉन बॉस्को लगा रखा है? मैं जानता हूँ कि तुमने वो नाम रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम बड़े बड़े लोगों के साथ मिले हुए हो, इसीलिए मैंने अब तक तुम्हें नहीं छुआ है। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। बहुत जल्दी सबूत मेरे हाथ लगेंगे, तब तुम्हें बताऊंगा बच्चू। तब तक जितना ऐश करना हो कर लो। मैं चलता हूँ। ये सुनकर डॉन बॉस्को डर गया। ये सीआई तो बहुत सख्त आदमी है। वैसे भी मेरे आदमी मेरे खिलाफ हैं। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ाएं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। उसी दिन रात को डॉन बॉस्को अकेला गया और शमशान में गड्ढा खोदने लगा। कई दिन मेहनत करके उसने वहां पर एक अंडरग्राउंड हाउस बनाया। उसने उस घर के सोफा, बेड सब में रुपए के नोट चिपका दिए। उस घर को एक मनी हाउस के रूप में बदल दिया। एक दिन सवेरे उसके आदमियों को डॉन बॉस्को दिखाई नहीं दिया। एक आदमी ने न्यूज़पेपर खोला। उसमें लिखा था, प्रमुख समाज सेवक श्री डांगे बाबू की अचानक मृत्यु हो गई। ये पढ़कर सब परेशान हो गए। सारे गांव के दीवारों में डॉन बॉस्को के पोस्टर चिपकाए हुए थे। उसके तस्वीर के नीचे लिखा था, श्री डांगे बाबू, जन्म 14/3/1985, मृत्यु 02/02/2022। ऐसा लिखा था। ये पढ़कर एक व्यक्ति, क्या डांगे जी की मृत्यु परसों हुई और हम में से किसी को पता भी नहीं चला? चलो यार चलते हैं, शमशान घाट जाते हैं और उनके समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। ये खबर सीआई रविचंद्रन तक पहुंची। उसको शक हुआ। पुलिस वाले और गांव के लोग डॉन बॉस्को की समाधि के पास खड़े थे। उसके समाधि पर उसका फोटो लगा था और फूलों का हार चढ़ा हुआ था। सबने फूल चढ़ाया। गांव का मुखिया रविचंद्रन से, इंस्पेक्टर साहब, आप भी फूल चढ़ाइए ना। इतने महान व्यक्ति की मौत हुई है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। रविचंद्रन और बाकी पुलिस वालों ने डॉन बॉस्को की समाधि पर फूल चढ़ाया। रविचंद्रन डॉन बॉस्को की तस्वीर को देखकर, डॉन बॉस्को, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। तुम चाहे किसी भी बिल में जाकर छुपो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। उसी समाधि के नीचे अंडरग्राउंड हाउस में रुपए वाले सोफे में बैठकर, आई एम द किंग, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर डॉन बॉस्को ने उस शमशान के पहरेदार योगेश को पैसे दिए। योगेश हर रोज उस समाधि के ऊपर दूध का पैकेट और उस दिन का अखबार रखने लगा और उसी समाधि पर हर रोज खाना रखने लगा। डॉन बॉस्को अंडरग्राउंड घर से सीढ़ी चढ़कर समाधि के पत्थर को हटाकर बाहर आता और वहां रखे हुए वस्तुओं को लेकर वापस लौट जाता। इस तरह डॉन बॉस्को उस अंडरग्राउंड मनी हाउस में ऐश करने लगा। एक दिन रात को डॉन बॉस्को अपने मनी बेड में सो रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी।
डॉन बॉस्को अपने बिस्तर से उछल कर उठा। ये कैसी आवाज है? अरे लोमड़ी होंगे। यूं सोचकर फिर से सो गया। अगले दिन डॉन बॉस्को चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था। अखबार में लिखा था, खबर मिली है कि चंबलपेट के शमशान में भूतों और प्रेतों को घूमते हुए देखा गया है। ये पढ़कर डॉन बॉस्को, बाप रे, यानी कल रात को जो आवाज आ रही थी वो लोमड़ी की नहीं थी, भूत है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे तुरंत मुंबई जाना होगा। ऐसा सोचा। वो तुरंत बाहर आया और एक ट्रक को बुलवाकर उसमें अंडरग्राउंड से सारे पैसे निकालकर चढ़ाने लगा। तभी रविचंद्रन अपने कांस्टेबल्स के साथ वहां पहुंचा। उन्हें देखकर डॉन बॉस्को हड़बड़ा गया। क्यों, तुम अखबार में खबर छपवा सकते हो तो क्या मैं नहीं छपवा सकता? मैं तो उसी दिन जानता था कि तुम समाधि के नीचे छुपे बैठे हो, लेकिन गांव वालों के नजर में तुम बहुत बड़े आदमी थे ना, इसीलिए मैंने समाधि को नहीं तोड़ा। और इस बीच मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। तुम्हारे जितने चमचे थे सब अप्रूवर में बदल गए। चलो स्टेशन। उसे ले जाकर जेल में डाल दिया और उन पैसों को सरकार को सौंप दिया। अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस। एक गांव में किशन नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन रात को वो एक पागल खाने के दीवार में छेद बनाकर वहां से भाग निकला। किशन पागल खाने से सीधा अपने घर गया। वहां उसकी पत्नी राधा सो रही थी। किशन ने ध्यान से उसके तकिए के नीचे से संदूक की चाबी निकाला। उसने चाबी से संदूक खोला। संदूक में रखे सारे पैसों को उसने 2 बोरियों में भरकर वो पैसे लेकर वहां से चला गया। अगले दिन किशन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा। फिर किशन ने अंडरग्राउंड में एक घर बनाया। उस अंडरग्राउंड घर में किशन ने रुपयों का सोफा, बेड, चेयर सब बनाया। उसने तो रुपयों का स्विमिंग पूल भी बनाया। किशन ने उस अंडरग्राउंड घर का एक लकड़ी का दरवाजा भी बनाया। किशन दिन भर उस अंडरग्राउंड घर में ही रहता था। जब भी उसे भूख लगती वो अपने अंडरग्राउंड घर से बाहर आता और ट्रैफिक सिग्नल में जाकर भीख मांगता। यूं जो पैसे मिलते थे उससे जो भी मिलता वो खरीद कर खाता था। फिर अपने अंडरग्राउंड घर में जाकर पैसों से तैयार किया बेड में जाकर सो जाता था। किशन की पत्नी राधा पागल खाने गई। वहां राधा डॉक्टर रमेश से, डॉक्टर साहब, मेरे पति आपके अस्पताल में ही है ना? वो कैसे हैं? हाँ, वो अस्पताल में ही है। बिल्कुल ठीक है। सच बताइए डॉक्टर साहब, वो यहाँ से भाग गए हैं ना? तब डॉक्टर सिर झुकाकर, हाँ बहन जी, आपके पति ने दीवार में छेद किया और यहाँ से भाग गया। हम उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ से भाग गया है? अरे, उन्हें कोई मामूली पागलपन का दौरा नहीं पड़ा है। वो तो पैसों के पागल है। उसी पैसों के लालच ने उन्हें पागल कर दिया है। उस पैसों के लालच ने ही उन्हें इतने दिन जिंदा रखा है। उनके सर पर चोट लगी और वो पागल हो गए। वो कुछ भी भूल सकते हैं, पैसे नहीं भूल सकते। मेरे घर में चोरी हो गई है डॉक्टर साहब। जो पैसे संदूक में रखे थे सब गायब हो गया है, लेकिन गहने वैसे के वैसे ही हैं। उस संदूक को कैसे खोला जाता है ये उनके अलावा किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं। संदूक भरकर पैसे हैं, लेकिन बच्चों की फीस भी नहीं भर पाती मैं। हो ना हो, घर पर जो चोरी की है वो इन्होंने की है। इसीलिए पुलिस के पास ना जाकर मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा हुआ बहन जी, आप हमारे पास आ गए। आप जरा बताइए तो सही कि वो पैसे कैसे खर्च करते हैं। हम तुरंत उन्हें पकड़ लेंगे।
अरे डॉक्टर साहब, मैं इतना कह रही हूँ फिर भी आपके समझ में नहीं आया। अरे वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। अरे खाने के लिए कहीं ना कहीं खड़ा होकर भीख मांग रहे होंगे, जाकर देखिए। कहकर उसने सिर पकड़ लिया। तब पागल खाने के कर्मचारी ट्रैफिक सिग्नल्स पर मंदिर के बाहर किशन को ढूंढने लगे। उन्होंने किशन को एक ट्रैफिक सिग्नल के पास भीख मांगते हुए देखा। डॉक्टर ने राधा को फोन किया और ये बात उसे बताई। आप उसे तुरंत ना पकड़े डॉक्टर साहब, पहले ये जानना होगा कि उन्होंने पैसे छिपाए कहाँ हैं। मैं अभी आती हूँ वहाँ पर। जब राधा आई तो उसने देखा कि किशन एक पेड़ के नीचे बैठकर बन को चाय में डुबोकर खा रहा था। राधा ने अस्पताल के कर्मचारी से कुछ कहा। फिर जब किशन बन खाकर जाने लगा तो राधा उसका पीछा करने लगी। किशन अपने अंडरग्राउंड घर के पास गया, दरवाजा खोला, अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ये सब पेड़ के पीछे छुपकर राधा देख रही थी। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब वो डॉक्टर तुरंत अपने कर्मचारियों के साथ आया और पेड़ के पास इंतजार करने लगा कि कब किशन दरवाजा खोलकर बाहर आएगा। जैसे ही किशन दरवाजा खोलकर बाहर आया तो सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और फिर से उसे अस्पताल ले गए। राधा उस अंडरग्राउंड घर में गई और वहां पर पैसों से बना हुआ सोफा, बेड, कुर्सियां, स्विमिंग पूल सब देखकर दंग रह गई। बीच समुंदर में चारों ओर पानी ही पानी होता है, लेकिन एक भी बूंद पी नहीं सकते। इतने पैसे हैं, उस पर लेटने और तैरने के अलावा 1 पैसा भी खर्च नहीं किया इस कमीने ने, और खाने के लिए भीख मांगता था। और अब देखो पागल खाने में पड़ा हुआ है। मैं इन पैसों को बेकार जाने नहीं दूंगी। उसने ऐसा सोचा। फिर राधा वो सारा पैसा अपने घर ले गई। फिर राधा ने अपने बच्चों को पढ़ाया, जरूरतमंदों को वो पैसों की मदद करने लगी।